नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स पर। आप सभी अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं हमारी क्लास में आगे की तरफ। तो पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारा था समास का, और समास में हम समास के भेद पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक कंप्लीट किया था अव्ययीभाव समास। तो चलिए आज इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो जो आज का हमारा अगला पॉइंट रहेगा वो है द्वंद्व समास। और अगर हम प्रधानता की बात करते हैं यहाँ पर, तो द्वंद्व समास वो होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर पदों की बात हम करें तो हमने जैसे समास शुरू किया था, स्टार्ट किया था, परिभाषा समझी थी, उसी टाइम कहा था कि समास में हमेशा कितने पद होंगे, आपके दो पद रहेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसका पूर्व पद भी प्रधान रहेगा और उत्तर पद भी प्रधान रहेगा। जैसा कि हमने अव्ययीभाव समास में पढ़ा था, प्रथम पद प्रधान है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान है, और द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद भी और उत्तर पद भी, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और इसके विग्रह में और, एवं, या, तथा आदि शब्द पाए जाते हैं। जब भी द्वंद्व समास का विग्रह हम करते हैं, द्वंद्व समास का जो समस्त पद रहेगा उसका विग्रह किया जाएगा, तो विग्रह के बीच में आपको ये वाली चीजें मिलती है। दूसरी बात क्या रहेंगे, इस समास के जो दोनों पद हैं वो लगभग विलोमार्थी होंगे। दोनों पद लगभग विलोमार्थी या फिर युग्मात्मक होंगे, युग्मात्मक या पूरक। इस समास के दोनों पद लगभग आपके क्या रहेंगे, या तो विलोमार्थी होंगे, या युग्मात्मक होंगे, या फिर पूरक होंगे। विलोमार्थी जो दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं वो। युग्मात्मक वो शब्द होते हैं जो जोड़े के रूप में बोले जाते हैं, जो इकट्ठे एक साथ बोले जाते हैं वो। और अगर मैं पूरक की भी बात करूं तो एक तरह से ये भी आपका क्या होता है, युग्मात्मक ही होता है। आज एक बार हम कुछ टाइम के लिए इस पूरक को ही डिस्कस करते हैं। एक ऐसा उदाहरण लिख रही हूं, देखो हम हमेशा लिखते हैं माता पिता, ये विलोम है। हम हमेशा लिखते हैं दाल रोटी, दाल का विलोम बताओ, भाई रोटी लिख दिया, फिर दाल का विलोम बताओ चावल, हम ऐसा कुछ लिखते हैं। माता का विलोम बताओ पिता। विलोम का मतलब अपोजिट बोलते हो जिसको आप अंग्रेजी में, अपोजिट, जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं होता। एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है, जिनका कोई भी मेल नहीं होता है वो आपके क्या होते हैं, विलोमार्थी होते हैं। लेकिन हम कभी भी नहीं कह सकते कि इन चीजों का मेल नहीं है, मेल तो इन्हीं चीजों का होता है। ये चीजें कभी भी विलोम होती ही नहीं है। हम कह ही नहीं सकते कि माता और पिता का कोई मेल ही नहीं है, हम कह ही नहीं सकते कि रोटी और दाल का कोई मेल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज आप कभी भी विलोम में नहीं काउंट करोगे, ये चीजें हमेशा क्या होती हैं, पूरक। एक दूसरे को जो पूरा करता है वही क्या होता है, पूरक। हमारी पूरी सृष्टि का ही निर्माण इन पे आधारित है, दोनों ही एक दूसरे के बिना क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। तो इन दोनों को हम विलोम नहीं कहेंगे बल्कि पूरक कहेंगे। पूरा भोजन हमारा कब बनता है, जब ये दोनों चीजें होती है तभी हमारा भोजन कंप्लीट है। तो इनको भी हम क्या कहेंगे, पूरक कहेंगे, ना कि हम इनको विलोमार्थी कहेंगे। तो यही मैं आपको कहना चाहती थी कि कोई भी ऐसा शब्द आ जाता है जो विलोमार्थी है, युग्मात्मक है, जोड़े में ही बोला जाता है या पूरक है, तो वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आएंगे, द्वंद्व समास में आएंगे। जैसे हमने लिखा था माता पिता, माता पिता, माता और पिता। जैसे हमने लिख दिया छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। हमने लिख दिया अपना पराया, अपना या पराया, अपना या पराया। हमने लिख दिया पुण्य पाप, पुण्य या
पाप, पुण्य और पाप। स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक, स्वर्ग या नरक, स्वर्ग तथा नरक। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे इस चीज को भी रट लेते हैं कि जो ये योजक चिन्ह होता है ये हमेशा ही द्वंद्व समास में मिलेगा। अगर द्वंद्व है तो योजक चिन्ह जरूर मिलेगा, बिना योजक के कभी भी द्वंद्व नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बिना योजक के भी द्वंद्व आता है। किस तरह से? एक तो योजक चिन्ह हम लोगों ने अव्ययभाव समास में पढ़ा था, हाथों हाथ रातों रात दिनों दिन, वहां पर भी योजक चिन्ह आता है। दूसरी बात, जैसे हमने लिख दिया देवासुर, देवासुर, देव और असुर, देव और असुर। जैसे हमने लिख दिया धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। हमने लिख दिया हरि हर, हरि और हर, हरि और हर। तो इस तरह से हम वो रट्टा नहीं रखेंगे कि योजक होगा तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बिना योजक चिन्हों वाले भी आपके क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। तो ये हमारा द्वंद्व समास था, बिल्कुल सरल था, आसान है बिल्कुल ये। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले समास की तरफ। और जो हमारा अगला समास रहेगा वो रहेगा जी द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु। द्विगु समास की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा इसके नाम के अंदर ही छुपी हुई है, द्वि प्लस में गु। द्वि का अर्थ होता है दो, गु का अर्थ गायों का समूह, दो गायों का समूह। वैसे हम हमेशा द्विगु के बारे में पढ़ते हैं कि इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्या बोधक होता है, संख्या का बोध कराने वाला होता है। और इसके विग्रह में हमेशा समूह या समाहार शब्द पाए जाते हैं। इसके विग्रह में सदैव आपको क्या मिलता है, जब विग्रह करोगे तो समूह या समाहार मिलेगा। जैसे हमने लिखा चौराहा, चार राहों का समाहार। जैसे हमने लिख दिया त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह लिखो या समाहार लिखो, तीन भुजाओं का समाहार। हमने लिख दिया पंचवटी, पांच वटों का समूह। चवन्नी, चार आनों का समूह, चार आनों का समूह। चवन्नी क्या होता है, चार आनों का समूह। जैसे हमने लिख दिया तिमाही, तीन मासों का समाहार, तीन मासों का समाहार। जैसे हमने लिख दिया शताब्दी, शो अब्दों या वर्षों का समाहार। तो इसका जो पहला पद होता है वो सदैव क्या होता है आपका, संख्यावाची होता है, एक गिनती होती है, एक संख्या होती है द्विगु समास का पहला पद। यहाँ पर कुछ एक ऐसे उदाहरण भी हमारे रहते हैं जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते ही रहते हैं। जैसे कई उदाहरण आपने देखे हैं,
उसी शब्द को आप, उसी समस्त पद को आप कर्मधारय में भी पढ़ लेते हो और उसी को आप बहुव्रीहि में भी पढ़ लेते हो, उसी को आप द्विगु में भी पढ़ते हो और उसी को आप बहुव्रीहि में भी पढ़ते हो। तो एक बार हमारा समास जैसे कंप्लीट हो जाता है, हम उन शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमें किस में करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए और सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए। तो आज के लिए हमारे द्वंद्व समास और द्विगु समास रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में अगले भाग में।